अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम कर रहे थे हमारा ओरल पैथोलॉजी, जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 6, जो कि है आपका सिस्ट ऑफ जॉ एंड ओरल सॉफ्ट टिश्यूज़, राइट। तो इसमें हमने अब तक कवर किया था कि सिस्ट क्या होती हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं और उनकी जो टाइप्स की सब टाइप्स क्या हैं। तो बेसिकली हमने ओडोंटोजेनिक और नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट पढ़े थे, उनकी बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। अब हमने मेजर जो ओडोंटोजेनिक सिस्ट है, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि ओडोंटोजेनिक सिस्ट क्या है, कौन कौन सी जगहों से वो बनती है, ठीक है, और उसकी सब टाइप्स क्या हैं। तो अब हम उन इंडिविजुअल सब टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें पहला हमारे पास है रेडिकुलर सिस्ट। एंड अब मैंने आप लोग देख रहे होंगे कि इनमें से मैंने बहुत चीज़ें कुछ हाईलाइट की हुई हैं. So I want you guys to open your books and highlight these things because they are the important things that you need to remember, right, for the exams and all. And I also want you guys to have your pen and pencil or whatever to like jot the explanation down when I'm explaining it to you. Okay, it's kind of a lecture for you. It's not a kind of a lecture, it is a lecture for you guys. Okay, तो मूविंग ऑन, रेडिकुलर सिस्ट हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्ट है, ठीक है। जो हमारे पास जितनी भी सिस्ट हैं उसमें से मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? रेडिकुलर सिस्ट। अब रेडिकुलर सिस्ट को हम डेंटल सिस्ट भी बोले होते हैं और पेरियापिकल सिस्ट भी बोले होते हैं, लेकिन रेडिकुलर सिस्ट ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं टर्म, क्योंकि हमारे पास बेसिकली जो हम इसकी जो रूट, क्योंकि रेडिकुलर सिस्ट आपकी अराइज हो रही होती है अराउंड द टूथ, ठीक है, तो उसकी हम टूथ और उस एरिया ऑफ टूथ जिसको ये इन्वॉल्व किया हुआ है उससे रिलेट कर पाते हैं, तो इसके लिए हम इसको बोल रहे होते हैं रेडिकुलर सिस्ट। अब रेडिकुलर सिस्ट की फर्दर 3 टाइप्स हैं, जिसमें आपके पास आ जाता है एपिकल, लैटरल और रेजिडुअल। एपिकल रेडिकुलर सिस्ट वो होती है जो आपके पास रूट एपेक्स को इन्वॉल्व कर रही होती है। लैटरल वो होती है जो आपकी जो है वो रूट कैनाल हुई है एक दांत की, उसमें किसी भी एक रूट को वो लैटरल साइड से इन्वॉल्व कर रही है, ठीक है, तो वो आपकी लैटरल रेडिकुलर सिस्ट है। रेजिडुअल सिस्ट आपकी वो होती है जब एक दांत था जॉ में, उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर दिया, लेकिन वहां पे अब एक रेडियोल्यूसेंसी आ गई है, ठीक है, वो जो रेडियोल्यूसेंसी आई है वो इज योर सिस्ट, राइट। तो उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास रेजिडुअल सिस्ट है। देयर इज नो टूथ बट देयर इज द रेडियोल्यूसेंसी इन्वॉल्विंग दैट एक्सट्रैक्शन साइट, राइट, सो दैट इज योर रेजिडुअल सिस्ट, ठीक है। अब इन तीनों टाइप्स ऑफ सिस्ट में जो हमारे पास मोस्ट कॉमन है वो आपकी कौन सी है? एपिकल रेडिकुलर सिस्ट, ठीक है। अब एपिकल रेडिकुलर सिस्ट हमारे पास इन्वॉल्व करती है नॉन वाइटल अपाइसिस और नॉन वाइटल टीथ की एपेक्स को, अपाइसिस को, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ये हमारे पास कितने परसेंट कॉमन है? 75% हमारे पास एपिकल रेडिकुलर सिस्ट इज कॉमन इन द टाइप्स ऑफ रेडिकुलर सिस्ट, ठीक है। जब हमारे पास रेडिकुलर सिस्ट छोटी होती है, ठीक है, तो वो सिम्टमलेस होती है, उसके कोई सिम्टम्स नहीं आते, और हमें कैसे पता चलता है कि ओ यहाँ पे सिस्ट है? जब हम किसी और कोई किसी और चीज़ की वजह से या किसी और दांत में मसले की वजह से हमने डेंटल रेडियोग्राफ करवाते हैं, तो हमारे पास पता चलता है किसी भी दांत को इन्वॉल्व किया हुआ है एक सिस्ट ने, ठीक है। अब वो इतनी छोटी होती है कि वो हमें कोई सिम्टम ही नहीं दे रही होती, और रूटीन रेडियोग्राफ पे हमारे पास ये पकड़ी जाती है कि ओ इस दांत के साथ तो सिस्ट भी इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन इन सम केसेस दे ग्रो, दे इनलार्ज, ठीक है, और वो एक्सपैंड करती है। द एक्सपैंड एज दे इनलार्ज दे एक्सपैंड द एल्वुलर बोन एंड अल्टीमेटली डिस्चार्ज थ्रू साइनस। कह रहा है कि ये जब बड़ी होती हैं और हमारे पास ये एक्सपैंड करती है बोन को, तो फिर ये कहाँ से डिस्चार्ज करती हैं? थ्रू साइनस। अब ये जो बात लिखी हुई है यहाँ से यहाँ तक, इफ़ यू गाइज रीड इट आउट, ठीक है, ये यहाँ तक लिखा क्या है कि most radicular cysts do not grow to large dimensions. They expand. The expansion of the alveolar bone is accompanied by the deposition of the layer of new bone of the overlying periosteum.
This result in bony hard expansion. However, the rate of expansion tends to outstrip the rate of subperiosteal deposition, leading to progressive thinning of the cortex, which can deform on palpation, producing clinical signs oil can bottoming and eggshell crackling. क्या कह रहा है कि हमारे पास मोस्टली रेडिकुलर सिस्ट बड़ी नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस में जब वो एक्सपैंड करती है तो हमारे पास क्या होता है कि वहाँ पे सिस्ट आई, वो एक्सपैंड भी कर रही है, वहाँ से एक्सपैंड जब हो रही है तो बोन हट भी रही है, लेकिन हमारे पास बॉडी का नेचुरल फिनोमिना क्या होता है कि जब बोन हटती है तो वहाँ पे न्यू बोन बनती है, न्यू बोन बन भी रही है, ठीक है। अब बोन बन भी रही है, बोन हट भी रही है, दो प्रोसेसेस एक साथ हो रहे, इवेंचुअली कोई एक प्रोसेस डोमिनेट करेगा, तो हमारे पास कौन सा प्रोसेस डोमिनेट करता है, बोन हटने वाला। जब बोन हटना ज़्यादा शुरू होती है तो हमारे पास वहाँ पे थिनिंग ऑफ द बोन स्टार्ट हो जाती है, तो जब हम उसको पैल्पेट करते हैं उस एरिया को, तो हमारे पास क्लिनिकल साइंस किस चीज़ के आते हैं, एक ऐसी आवाज़ आती है जिसको हम बोलते हैं ऑयल कैन बॉटमिंग या एग शेल क्रैकलिंग, ठीक है। इन दो क्लिनिकल साइंस को आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि आपके पास जब भी कोई बीसीक्यू आता है इस सिस्ट को इन्वॉल्व किए हुए इस सिस्ट का, तो आपके पास ये क्लिनिकल साइंस दिए हुए होंगे उस सिनेरियो में, ठीक है। इस चीज़ को हम फर्दर जब सिक्स एक्सपेंडेशन का एक टॉपिक है जो इसके एंड में है, हम उसमें पढ़ेंगे, तो आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल, ठीक है। इवेंचुअली जब वो बड़ी होगी सिस्ट, ठीक है, बड़ी हो गई तो वो कैसे, अब हमारे पास वो क्लिनिकली प्रेजेंट करेगी, सिम्टम्स आएंगे, कैसे आएंगे, ब्लूइश फ्लक्टेंट सब म्यूकोजल स्वेलिंग के तौर पे वो हमारे पास प्रेजेंट करेगी, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे पास डायामीटर होता है एक रेडिकुलर सिस्ट का, वो 5 mm इन डायामीटर है, ठीक है। पेन नहीं होता, सेल्डम फीचर है, जब तक हमारे पास उस जगह पे एक अक्यूट इन्फेक्शन नहीं आया हुआ और वहाँ पे हमारे पास एब्सेस या पस फॉर्मेशन नहीं हुई, तब तक पेन नहीं होगा। लेकिन अगर ये दो चीज़ें हैं, या तो वहाँ पे इन्फेक्शन है और एब्सेस फॉर्मेशन है या पस फॉर्मेशन है, तो आप लोगों को वहाँ पे पेन भी एज अ क्लिनिकल साइन दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा जो रेडिकुलर सिस्ट है वो हमारे पास डेसिडुअस डेंटेशन को इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करती है, मोस्टली हमारे पास 20 to 60 ईयर्स ऑफ एज रेंज है जिसके अंदर रेडिकुलर सिस्ट हमारे पास प्रेजेंट कर रही होती है मोस्टली पीपल में, ठीक है। लेकिन बच्चों में दूध के दांतों में डेसिडुअस डेंटेशन इज बेसिकली दूध के दांत, राइट, दे आर किड्स, राइट, तो उसमें ये हमारे पास प्रेजेंट नहीं करती है, ठीक है। मूविंग ऑन, इस पूरे चार्ट को हम आखिर में इस चैप्टर के रिवाइज करेंगे, ठीक है। रेडियोग्राफिकली हमारे पास ये सिस्ट कैसे आती है, एक राउंड ओवॉइड रेडियोलुसेंसी आती है रूट एपेक्स के ऊपर, ठीक है। अगर वो हमारे पास एक एपिकल रेडिकुलर सिस्ट है तो रूट एपेक्स पे आएगी, अगर वो लैटरल सिस्ट है तो लैटरली ऑफेंडिंग टूथ को इन्वॉल्व कर रही होगी, ठीक है। अगर वो हमारे पास रेजिडुअल सिस्ट है तो वहाँ पे दांत ही नहीं होगा, राइट। तो अभी हम एपिकल रेडिकुलर सिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो रेडियोग्राफिकली एपिकल रेडिकुलर सिस्ट हमारे पास राउंड और ओवॉइड रेडियोलुसेंसी के तौर पे रूट एपेक्स पे दिखी जाएगी, ठीक है। साथ में जो इसका लीजन है जो होगा वो वेल सर्कमस्क्राइब्ड होगा, राइट, और इसके डिमार्केटेड पेरिफेरल रेडियो ओपेक कॉर्टिकेटेड मार्जिन्स होंगे, ठीक है। डिमार्केटेड पेरिफेरल्स रेडियो ओपेक मार्जिन्स होंगे, आप बाकायदा सर्कल को ट्रेस कर सकते हो, जो भी सर्कल है या आपका ओवल है, ठीक है, जो भी जिस शेप में रेडियोलुसेंसी आप बाकायदा उसको शेप आप कर सकोगे, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास और कौन सी बात की हुई है कि अदर वैरायटीज आर जो रेडिकुलर सिस्ट की हैं, जो कि हमारे पास कौन सी लैटरल और हमारे पास कौन सी रेजिडुअल, वो लेस कॉमन है एज कम्पेयर टू एपिकल रेडिकुलर सिस्ट, ठीक है। अब रेजिडुअल सिस्ट क्या है कि the residual cyst is a radicular cyst that has remained in the jaw and failed to resolve following an extraction of the involved tooth। जैसे मैंने बताया था कि एक हमारे पास इन्वॉल्व टूथ था जिसके साथ रेडियोलुसेंसी आई थी, आपने वो दांत एक्सट्रैक्ट कर दिया, लेकिन वो रेडियोलुसेंसी नहीं गई, वो वहां पे रही, तो वो रेडियोलुसेंसी अब हमारे पास क्या कहला रही है, रेजिडुअल सिस्ट कहला रही है, ठीक है। 20% ऑफ द टाइम हमारे पास वो रेजिडुअल टाइप होती है। मोस्ट कॉमन जो मोस्टली क्या होता है कि जब ऑफेंडिंग टूथ एक्सट्रैक्ट हो जाता है वो वहां से हट जाती है, रिजॉल्व हो जाता है हमारे पास इशू, ठीक है।
इसके अलावा क्या है, द लैटरल टाइप इज वेरी अनकॉमन एंड अराइजेज एज रिजल्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ इन्फ्लेमेशन फ्रॉम द पल्प इनटू द लैटरल पेरिडोन्शियम अलोंग द रूट कैनाल ट्रीटमेंट। क्या कह रहा है, लेट मी एक्सप्लेन इट थ्रू यू डायग्राम। क्या दिख रहा है कि एक दांत है, ठीक है, लैटरल कैनाल ऑफ द पेरिडोन्शियम मतलब एक दांत था, इसकी हमने रूट कैनाल की यहाँ से ये सारी, ठीक है, ये सारा पल्प है इसका, राइट, दिस ऑल, ठीक है। ये चेम्बर है, ये इसकी एक रूट वो है, ठीक है, ये इसकी दूसरी रूट है, ये आपकी मेन ट्रंक आ रही है रूट की, और यहाँ से एक लैटरल कैनाल निकल रही है। अब जब हम ऑब्चुरेट करते हैं दांत को तो ऑब्वियसली समटाइम्स हमारी ये लैटरल कैनाल मिस हो जाती है, हमारा पूरी ऑब्चुरेशन होती है हमारी, और हमारे पास ये वाला जो ट्रंक है ये मिस हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये वाला यहाँ से पल्प नहीं हटता है और पल्प रह जाता है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास पल्प भी नहीं हटता, ऑब्वियसली जब फाइलिंग होती है तो फाइल स्ट्रेट जाती है ना, तो वो मेन कैनाल में से पल्प निकालती है, यहाँ पे पल्प जब रह जाता है तो वो फिर हमारे पास इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है, और फिर वहाँ से हमारे पास इन्फेक्शन कॉज करता है ये एरिया, ठीक है, और फिर जो है वो हमारे पास जब इन्फेक्शन कॉज करता है तो वो जाहिर सी बात है, फिर वो जो हमारे पास पूरा, मैंने आगे मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगी, वो दो मैकेनिज्म्स या कोई सा भी एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व करके यहाँ पे हमारे पास सिस्ट बन जाती है। मैकेनिज्म्स जो हैं वो इस प्रोसेस को प्रपोज किए गए हैं कि दो तरीकों से हमारे पास रेडिकुलर सिस्ट बनता है, ठीक है। पहला हमारे पास क्या कह रहा है कि पहले हम इसको रीड कर लेते हैं कि degeneration of the central cells within the proliferating mass of epithelium, it's thought that a microcyst may form then continue to expand. Neutrophils frequently accumulate within the proliferating rest and may contribute to cavitation. क्या कह रहा है, let me explain it to you. पहला हमारे पास वो क्या बात की हुई है कि हमारे पास क्या हो रही है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। हमारे पास एक दांत है, आई होप इस टाइम अच्छा बनाऊं, राइट, ठीक है, ये दांत है और ये उसका पल्प है, ठीक है। क्या कह रहा है कि हमारे पास इस दांत में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई और हमारे पास पल्प क्या हो गया, नॉन वाइटल हो गया, ठीक है। इन्फेक्शन जो था वो स्प्रेड किया पेरियापिकल एरिया में, ठीक है, और हमारे पास दांत को लाइन किए हुए होते हैं, राइट, बहुत सारे एपिथेलियल्स हमारी रूट्स को, दांत को लाइन किए हुए होते हैं इन द बोन, ठीक है। अब इन्फेक्शन स्प्रेड किया इनटू द पेरियापिकल एरिया, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या करती है, हमारे पास स्टिमुलेट करती है एपिथेलियल रेस्ट को प्रोलिफरेट करने के लिए, यहाँ पे जो एपिथेलियम पड़ा हुआ है वो प्रोलिफरेट करना स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, जब वो प्रोलिफरेट करता है तो वहां पे क्या बन जाता है, एक एपिथेलियम का मास बन जाता है। द एपिथेलियल का मास जो बनता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब वो मास एनलार्ज हो रहा होता है, अब जाहिर सी बात है वो अभी भी प्रोलिफरेट कर ही रहा है, राइट, तो हमारे पास क्या होता है, जो इसको न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एपिथेलियल आ रहा है, एपिथेलियल मास प्रोलिफरेट किया 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 किया, राइट, तो जो इसको न्यूट्रियल सप्लाई थी, ब्लड सप्लाई थी, वो क्या हो गई, यहाँ पे ब्लड वेसल्स थी, राइट, वो ऑक्लूड हो गई और यहाँ से ब्लड सप्लाई हमारे पास क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। अब जो इसके अंदर सेंट्रल सेल्स थे, एपिथेलियम के अंदर जो सेंट्रल सेल्स थे उनकी डीजनरेशन स्टार्ट हुई, ठीक है, डीजनरेशन स्टार्ट हुई और वहां पे निक्रोसिस होना स्टार्ट हो गई। न्यूक्रोसिस भी कौन सी हुई, लिक्विफैक्टिव निक्रोसिस हुई। लिक्विफैक्टिव निक्रोसिस कौन सी होती है, जिसके अंदर हमारे पास पस बनता है, राइट, जिसके अंदर हमारे पास लिक्विड वो होता है, एक्यूमुलेट होता है। जब हमारे पास सेंट्रल सेल्स का ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है तो हमारे पास एक छोटी सिस्ट बन गई यहाँ पे, राइट, ये हमारे पास क्या बन गई, एक सिस्ट बन गई। अब इसके अंदर हमारे पास ऑब्वियसली बैक्टीरिया भी है, फ्लूइड भी एक्यूमुलेट हो रहा है क्योंकि हमारे पास लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस हो रहा है, और हमारे पास एंडोटॉक्सिन्स भी हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है यहाँ पे बिकॉज ऑफ ऑल दिस, और ये हमारे पास सिस्ट मजीद एनलार्ज कर जाती है, राइट।
ये मैंने जूम इन पिक्चर दिखाई, इसलिए इसमें ऑलरेडी इनलार्ज लग रही है, लेकिन अगर आप एक्चुअल फिनोमिना हो रहा होगा तो दांत खुद कितना छोटा सा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर भी एक उसकी रूट कितनी छोटी होगी, उस छोटी रूट के पास एक छोटी सिस्ट बन रही है, अब वो सिस्ट एनलार्ज होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो वो फिर उसमें उसमें छोटी सिस्ट बड़ी होते हुए दिखेगी। इट्स ऑलरेडी जूम्ड इन पिक्चर, तो इसमें नहीं दिखेगी डायग्राम, ठीक है। तो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा और सिस्ट एक्सपैंड होना शुरू हुई, मेकिंग इट अ ट्रू सिस्ट, ठीक है। एक हमारे पास जो था ये मैकेनिज्म था कि हमारे पास टूथ के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई, पल्प इन्फ्लेम हुआ, इतनी इन्फ्लेमेशन हुई कि इट इवेंचुअली स्टार्टेड टू डाई ऑफ, नेक्रोटिक पल्प हुआ, नेक्रोटिक पल्प के पास जो एपेक्स थी वहां पे हमारे पास एपिथेलियम लाइनिंग थी, एपिथेलियम लाइनिंग की वजह जो थी वो एपिथेलियल लाइनिंग बिकॉज ऑफ द नेक्रोटिक पल्प एंड बैक्टीरिया एंड एंडोटॉक्सिन प्रोलिफरेशन वहां पे स्टार्ट हुई। प्रोलिफरेटिंग होते होते पहले हल्की हल्की प्रोलिफरेट हुई थी टू फॉर्म अ माइक्रोसिस्ट, फिर वहाँ पे हमारे पास ब्लड सप्लाई ऑक्लूड हो गई एंड इट स्टार्टेड टू एक्सपैंड। वहाँ पे जो है हमारे पास लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, क्योंकि ब्लड सप्लाईज ऑक्लूड हो गई तो उसको न्यूट्रिशन नहीं जा रहा उन सेल्स को, उन जगहों को, तो वहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया। जब नेक्रोसिस स्टार्ट हुआ तो वो कौन सी टाइप ऑफ नेक्रोसिस थी? लिक्विफैक्टिव टाइप ऑफ नेक्रोसिस थी, जिसमें हमारे पास पस फॉर्मेशन होती है, एब्सिस फॉर्मेशन होती है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे लिक्विड भी एक्यूमुलेट होना अब स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा है तो वहाँ पे हमारे पास सिस्ट एक्सपैंड हो रही है। जब सिस्ट एक्सपैंड होना स्टार्ट हुई, इट बिकेम अ ट्रू सिस्ट, जिसको हमने इवेंचुअली रेडियोग्राफ में पकड़ा और हमने बोला कि ओ, इस दांत के साथ तो हमारे पास क्या है, एक सिस्ट एसोसिएटेड है, राइट। और ये हमारे पास कौन सी सिस्ट है? एपिकल रेजिडुअल सिस्ट है, ठीक है। तो एक मैकेनिज्म हमारे पास ये है। अब सेकंड मैकेनिज्म हमारे पास क्या आता है? ठीक है, सेकंड मैकेनिज्म हमारे पास क्या है कि अब हम इस बात को पढ़ते हैं सेकंड मैकेनिज्म की, कि necrosis and cavitation of granulation tissue, it is suggested that stromal areas within the granuloma may cavitate after enclavement by proliferating strands of epithelium or as a result of release of toxic products from the dead pulp or infecting organism. Epithelial proliferation around the cavity results in the formation of the cyst. अच्छा, अब पहला जो हमारे पास वो था, क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म था, वो क्या सजेस्ट कर रहा था कि जो हमारे पास सिस्ट है, ठीक है, वो द सिस्ट कैविटी जो है वो बन रही है फ्रॉम द इनसाइड अ सॉलिड एपिथेलियम मास ड्यू टू सेंट्रल सेल डिजेनरेशन। पहला हमारे पास क्या सजेस्ट कर रहा था कि हमारे पास जो सिस्ट बन रही है वो डायरेक्ट एपिथेलियल मास के अंदर बन रही है, एपिथेलियम में बन रही है, क्योंकि हमारे पास सेंट्रल सेल डिजेनरेट कर रहे थे। ये वाला जो हमारे पास सेकंड मैकेनिज्म है, ये कह रहा है कि हमारे पास पहले कैविटी बनती है कनेक्टिव टिश्यू में, फिर वो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू में बनती है और वो एपिथेलियम को लेटर ऑन इन्वॉल्व करती है, जो सेकंड मैकेनिज्म है, ठीक है। सेकंड मैकेनिज्म मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, यू विल गेट इट बाय द टाइम। अच्छा, सेकंड मैकेनिज्म में क्या होता है कि वो क्या कह रहा है कि हमारे पास सबसे पहला बनता है एक पेरियापिकल ग्रैन्युलोमा, दांत है, ठीक है। वहां पे हमारे पास क्या होता है कि क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से रूट एपेक्स में हमारे पास क्या बनता है? पेरियापिकल ग्रैन्युलोमा बनता है। पेरियापिकल ग्रैन्युलोमा बनता है जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि एपिथेलियल स्ट्रैंड्स जो होते हैं इस ग्रैन्युलेशन टिश्यू के, ठीक है, वो ग्रो करते हैं, जैसे ये एक कैविटी बनाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर अब हमारे पास एपिथेलियम क्या होता है? ट्रैप हो जाता है, ठीक है। एपिथेलियम ट्रैप हो गया, जिसकी वजह से एपिथेलियम के पास की जो ब्लड सप्लाई थी वो जाहिर सी बात है ऑक्लूड हो गई, नहीं आई, ठीक है। इसके अलावा वही बात जो यहाँ पे हमने की थी कि निक्रोटिक पल्प है, राइट, बैक्टीरिया इसके अंदर है अभी भी, ऑब्वियसली बैक्टीरिया इसके अंदर आएगा, कैविटी के अंदर, सिस्ट के अंदर आएगा और अपना एंडोटॉक्सिन भी रिलीज करेगा। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर द एंडोटॉक्सिन, राइट।
एंडोटॉक्सिन भी रिलीज करेगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारे पास निक्रोसिस, जाहिर सी बात है, जब मैंने बताया कि ब्लड सप्लाई लॉस हो गई तो निक्रोसिस स्टार्ट हो गई वहाँ पे। ठीक है, ब्लड सप्लाई लॉस हुई, निक्रोसिस स्टार्ट हुई, डैमेज हुआ। इसके अलावा हमारे पास जो बैक्टीरिया था उसने वो भी इस सिस्ट के अंदर मूव ऑन किया और जो है वो उसने अपने एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस किए। ठीक है, तो हमारे पास हुआ क्या, बेसिकली नेक्रोसिस हुई इस स्टेप में और कैविटेशन हुई। ठीक है, अब जो हमारे पास सिस्ट का नेक्रोटिक पल्प है, ठीक है, वो इसके अंदर टिश्यू ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टिश्यू ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं और हमारे पास एक सिस्ट को इनलार्ज करते हैं। टिश्यू ब्रेकडाउन जब स्टार्ट होता है तो अगेन वहाँ पे पस फॉर्मेशन स्टार्ट हुई और ये हमारे पास सिस्ट ग्रो करना शुरू हुई। ठीक है, इस मैकेनिज्म ने क्या बोला कि जो पहले हमारे पास ग्रैनुलेशन टिश्यू था, ग्रैनुलेशन टिश्यू इज योर कनेक्टिव टिश्यू, राइट, उसके अंदर पहले सिस्ट बनी और एपिथेलियम उसके बाद इन्वॉल्व हुआ क्योंकि एपिथेलियम उस सिस्ट के अंदर ट्रैप हुआ। ठीक है, और फिर हमारे पास वो सारा अपना प्रोसेस हुआ डीजनरेशन का, निक्रोसिस का, एंडोटॉक्सिन का, और ब्लड सप्लाई अप्रूव हुई, सारी सब कुछ हुआ और हमारे पास एक ट्रू सिस्ट बन गई। क्या सेकेंड मैकेनिज्म क्या कर रहा है, कह रहा है ये वाला कि हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू पहले इन्वॉल्व हुआ, फिर उसने एपिथेलियम को इन्वॉल्व किया। ठीक है, एज एन एपिथेलियम को ट्रैप किया, इन्वॉल्व किया और फिर वो हमारे पास सिस्ट बनाया। इस वाले मैकेनिज्म में क्या बात हुई कि हमारे पास सिस्ट बनी ही सीधा एपिथेलियम में, उसने कोई वो नहीं किया कि ग्रैनुलेशन टिश्यू आ रहा है, कनेक्टिव टिश्यू आ रहा है, वो सिस्ट जाके बनी है एपिथेलियम में। तो ये दो मैकेनिज्म्स जो हैं हमारे पास दिए गए हैं फॉर द सिस्ट, रेडिकुलर सिस्ट की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ये एक ही दफ़ा साफ हो जाए। तो ये दो मैकेनिज्म्स हमें दिए गए हैं फॉर द रेडिकुलर सिस्ट की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बात इसकी की हुई है, इसके बाद हमारे पास बात की हुई है हिस्टोपैथोलॉजी में कि अगर हम उस सिस्ट की हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं, उसका टिश्यूज़ वगैरह लेते हैं, उसके टिश्यूज़ में हमें क्या देखने को मिलेगा। एक तो हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जो रेडिकुलर सिस्ट है वो लाइन की हुई है किससे, नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। ओ सॉरी, ये तो रबड़ थी। नॉन स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। ठीक है, और सपोर्टेड बाय अ क्रॉनिकली इन्फ्लेम्ड फिब्रिस टिश्यू कैप्सूल। ठीक है, ये शायद डायग्राम, ये देखें, ये आपकी रेजिडुअल सिस्ट भी दिखाई दी है कि दांत यहाँ पे होगा यकीनन, लेकिन वो एक्सट्रैक्ट हो गया, लेकिन उस दांत को इन्वॉल्व की हुई सिस्ट रिजॉल्व नहीं हो रही है। तो ये हमारे पास कौन सी सिस्ट है, रेजिडुअल सिस्ट है। अच्छा, हम यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजी की बात कर रहे थे कि हमारे पास नॉन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। ठीक है, नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है और फिब्रिस टिश्यू ने उसको सराउंड किया हुआ होता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं पॉकेट सिस्ट या स्ट्रैप सिस्ट। रेडिकुलर सिस्ट को हम और क्या बोल रहे होते हैं, पॉकेट सिस्ट या स्ट्रैप सिस्ट। इसके अलावा क्या बात की हुई है कि जो फिब्रिस कैप्सूल होता है वो हाईली वैस्कुलर होता है और डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटेड होती है बाय इन्फ्लेमेटरी सेल्स। मतलब फिब्रिस कैप्सूल में क्या है कि इट्स वेरी वैस्कुलर और वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने इस हिस्टोपैथोलॉजी में क्या याद रखना है कि कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स दिखेंगे जिनको हम कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट्स भी बोलते हैं, ये आपको देखने के मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे रस्टन बॉडीज मिलेंगी। रस्टन बॉडीज आर बेसिकली योर स्मॉल एक पैच होगा, उसके अंदर इजोनोफिल्स होंगे। entrapped eosinophils are your Russian bodies। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट्स के साथ आपको हीमोसिड्रिन भी देखने को मिलेगा। बस ये 3-4 चीज़ें जो आप लोग को हिस्टोपैथोलॉजी में याद रखनी है। इसके अलावा देयर इज नॉट मच। ये देखें, इजोनोफिलिनिक हेलाइन मटेरियल मिलेगा जिसको हम रस्टन बॉडीज में बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो मैं आपको इसमें बताऊंगी वो है कि हमारे पास जो रेडिकुलर सिस्ट है उसका कंटेंट क्या है, कि सिस्ट के अंदर है क्या।
आप जब इस सिस्ट को एस्पिरेट करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। पहला तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि वाटरी स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होगा, जो कि या तो सेमी सॉलिड होगा, ठीक है, ब्राउनिश मटेरियल होगा और पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी में होगा। वाटरी स्ट्रॉ कलर्ड सेमी सॉलिड ब्राउनिश मटेरियल ऑफ पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी की ये इंजेक्शन में चीज़ आएगी जो आप जब एस्पिरेट करोगे रेडिकुलर सिस्ट को, ठीक है। फिर वो हाइपरटोनिक होगी और उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, डीजेनरेटिंग एपिथेलियम मिलेगा आपको, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलेंगे और कनेक्टिव टिश्यूज मिलेंगे आपको, सीरम प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, और आपको वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स और कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिकली कंटेंट है आपके एक रेडिकुलर सिस्ट का, कि आप जब उसको इंजेक्शन में एस्पिरेट करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको उसमें बज़ाहिर क्या देखने को मिलेगा एक इंजेक्शन में, कि वाटरी है, स्ट्रॉ कलर फ्लूइड है जो कि सेमी सॉलिड है, ब्राउनिश कलर का है और पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी है उसकी। फिर उसको जब आप टेस्ट के लिए भेजोगे तो लुक इनसाइड दैट फ्लूइड के व्हाट इट कंटेन्स। तो उसके अंदर आपको डीजेनरेटिंग एपिथेलियम मिलेगा, इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलेंगे, कनेक्टिव टिश्यूज मिलेंगे, सीरम प्रोटीन मिलेगा, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे और कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स होंगे, ठीक है। तो ये सिस्ट के कंटेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसमें बात की गई है कि हमारे पास जो रेडिकुलर सिस्ट है वो एक्सपैंड कैसे हो रही है, ठीक है। अब सिस्ट एक्सपेंशन मैं आपको एक साथ ही एक्सप्लेन करूंगी एक अलग वीडियो में, ठीक है। इस चीज़ को भी हम छोड़ रहे हैं, आई विल एक्सप्लेन यू दिस, लेकिन अभी हम बेसिकली जो हमें चीज़ें याद रखनी है एक रेडिकुलर सिस्ट की, हम वो याद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को, अच्छा अब जो मैं आपको बात बताने लगी हूँ वो इस बुक में नहीं लिखी हुई, क्योंकि वो मैं बता रही हूँ आपको डेंटल बोल रही हूँ, ओरल मेडिसिन की बुक में से, इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस और इसकी ट्रीटमेंट, ठीक है। ये ओरल पैथ की बुक में नहीं लिखा हुआ जो कि आपकी सोमन सोदम्स है, ये मैं आपको बता रही हूँ ओरल मेडिसिन की बुक में से इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस का क्या आती है, क्योंकि आपके जब BCQ आता है या आपका ऑस्की जब आता है तो इस सिस्ट का या किसी भी सिस्ट का उसमें आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी पूछते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी कभी कभी पूछा हुआ होता है। तो लेट मी फाइंड माई सेल्फ अ स्पेस वेयर आई कैन राइट डाउन, ओके। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जनरल डायग्नोसिस में आप लोग क्या क्या लिख सकते हो रेडिकुलर सिस्ट की, जनरल डायग्नोसिस, राइट। इसमें आप लोग इसको सिस्ट लिख सकते हो, सॉरी, सिस्ट लिख सकते हो, ट्यूमर लिख सकते हो, आई एम नॉट राइटिंग इट डाउन क्योंकि ये बार बार फ्लैश हो रहा है, ठीक है। ट्यूमर लिख सकते हो, ट्यूमर लाइक लीजन कह सकते हो, जायंट सेल लीजन कह सकते हो या कोई मैलफॉर्मेशन कह सकते हो। जनरल डायग्नोसिस में आप लोग क्या कह सकते हो, इसको ट्यूमर कह सकते हो या ट्यूमर लाइक लीजन कह सकते हो, ठीक है, या आप इसको जायंट सेल लीजन कह सकते हो या आप इसको कोई मैलफॉर्मेशन कह सकते हो। आई नो आई हैव रियली बैड राइटिंग, ओके। या आप इसको मैलफॉर्मेशन कह सकते हो। तो क्या कह सकते हो जनरल डायग्नोसिस में, आपको सिस्ट, ट्यूमर, ट्यूमर लाइक लीजन, जायंट सेल लीजन और मैलफॉर्मेशन। अब इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आप क्या कह सकते हो DD में, ठीक है। सिस्ट ग्रैन्युलोमा, आप इसको कह सकते हो कि ये ग्रैन्युलोमा है, या आप इसको कह सकते हो कि ये है आपका पेरियापिकल सीमेंटो ऑसियस डिस्प्लेजिया, ठीक है। क्या है, पेरियापिकल सीमेंटो ऑसियस डिस्प्लेजिया, ठीक है। तो ये आपके आ गया डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, क्या क्या आ गया, ग्रैन्युलोमा आ गया और पेरियापिकल सीमेंटो ऑसियस डिस्प्लेजिया। आपको ट्रीटमेंट के बारे में बता दूं कि इसके ट्रीटमेंट में क्या आएगा, 3 चीज़ें आएंगी, ठीक है। एक आएगा आपका कि आप इसको इनिक्लिएट कर दो और आप इसके साथ में क्या कर दो, प्राइमरी क्लोजर कर दो, ठीक है।
पहला क्या है कि इन्यूक्लिएट कर दो और प्राइमरी क्लोजर कर दो। सेकंड आपका है कि आप उस अफेंडिंग टूथ को एक्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, जो भी दांत में जिस दांत के साथ सिस्ट इन्वॉल्व थी उसको आप एक्सट्रैक्ट कर दो। थर्ड ये है कि अगर वो दांत रिस्टोरेबल है तो आप उसकी क्या कर दो, आरसीटी कर दो। ठीक है, तो 3 ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आते हैं आपके रेडिकुलर सिस्ट के, जिसमें पहला है कि इन्यूक्लिएट प्लस प्राइमरी क्लोजर। दूसरा है आपका अगर आप वो दांत रिस्टोरेबल है और आप उसको सेव कर सकते हो तो आप उसकी आरसीटी कर दो, बचा लो उसको, और फिर ऑब्जर्व करो कि वो आपका जो सिस्ट है वो रेडियोलूसेंसी है वो रिजॉल्व करी है या नहीं। दूसरा है अगर नहीं करी तो आप उसको एक्सट्रैक्ट कर दो और फिर चेक करो कि वो रिजॉल्व कर रही है रेडियोलूसेंसी या नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में रेडियोलूसेंसी रिजॉल्व कर जाती है। ठीक है, तो ये था आपका रेडिकुलर सिस्ट के बारे में। थोड़ी सी तो नहीं है, खैर काफ़ी बेसिक्स आ गई हैं, ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी है एनी हाउ, ये आपके एग्जाम्स में आएंगी। दिस इज़ ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग इट अप, और इसके डू like, subscribe and share my video.